हेलो गाइस। तो चलिए आज हम जानेंगे कौन था वो इंसान जिसके कपबोर्ड में से पुलिस को कपड़ों की बजाय 7 खोपड़ियां मिली थी। कौन था वो इंसान जिसके फ्रिज में से सब्जियों की बजाय ह्यूमन रिमेन्स मिले थे। और क्यों उसने 17 लड़कों की जान ली और 17 फैमिलीज को बर्बाद कर दिया। कौन था ऐसा जिसने एक समय पे पूरे मिल्वॉकी को हिलाकर रख दिया था। अमेरिकन हिस्ट्री का वो सबसे नोटोरियस सीरियल किलर जिसे मिल्वॉकी कैनिबल के नाम से जाना गया। तो चलिए शुरू करते हैं जेफरी डामर की कहानी। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। दिस इज क्राइम क्रॉनिकल्स। राम राम। आज का ये केस है अमेरिका के सबसे नोटोरियस सीरियल किलर के बारे में जिसका नाम था जेफरी डामर। जेफरी डामर का जन्म 21 मई 1960 को हुआ था। लेकिन जेफरी की लाइफ शुरू से ही काफ़ी डिस्टर्बिंग रही थी बिकॉज उसके पेरेंट्स में बहुत झगड़े होते थे। इवन उसके बर्थ से पहले भी जेफरी की मॉम काफ़ी सालों से डिप्रेशन से जूझ रही थी और उसके फादर को लगता था कि ये सिर्फ इनका बहाना है अटेंशन पाने के लिए बिकॉज उसके फादर अपने केमिस्ट एनालिसिस के वर्क की वजह से काफ़ी टाइम बाहर रहते थे। लेकिन जब जेफरी के साथ उसकी मॉम प्रेग्नेंट थी तब भी वो काफ़ी एंटी डिप्रेसेंट गोलियां ले रही थी और उसके डैड को लगा था कि ये सिर्फ अटेंशन के लिए है और इनकी मदर को इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चे पे इस दवाइयों का क्या असर पड़ेगा। लेकिन जब जेफरी का जन्म हुआ तो वो पहले नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन जब वो 4 साल का था तो उसका डबल हर्निया का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद वो काफ़ी शांत रहने लगा था और दूसरों से अलग रहने लगा था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया तो उसके शौक नॉर्मल बच्चों से बिल्कुल अलग होते गए। वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बग्स को उठाकर एक जार में बंद कर अपने फादर के गैराज में ले आता था। और जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसके पेरेंट्स के झगड़े भी बढ़ते गए। लेकिन उसका अपने फादर के साथ बॉन्ड बहुत स्ट्रांग था। एक दिन ऐसा ही हुआ कि उसके डैड उसे हंटिंग पे ले गए और वहाँ पे उन्होंने बात की तो उसने उन्हें बताया कि उसे ऐसे बग्स वगैरह इकट्ठे करने का बहुत शौक है और वो आपके गैराज में पीछे एक बॉक्स में पड़े हैं। तो उसके डैड ने बोला शायद इसको एनिमल ऑटोनॉमी में इंटरेस्ट होगा। तो वहाँ पे उन्हें एक सड़क पर रकून होता है ना, वो मरा हुआ मिला। तो उसके डैड उसे उठाकर घर ले आए और जैसे मैंने आपको बताया कि वो खुद मेडिकल फील्ड से थे तो उन्होंने उसे एनिमल ऑटोनॉमी के बारे में बताना स्टार्ट किया। अब एनिमल ऑटोनॉमी क्या है कि एक जानवर को काट कर उसके अंदर के ऑर्गन्स के बारे में डिटेल्स जानना कि एक जानवर के शरीर की बनावट कैसे है, उसके हर ऑर्गन का वर्क कैसे है। तो जेफरी को ये सब बहुत फैसिनेटिंग लगा और वो ऐसा अक्सर करने लगा। बाहर से जानवरों को लाता था, जो रोड किल्स एनिमल होते थे उनको लाता था और उनकी ऑटोनॉमी कर उनका काट फाट के उनको देखने लगता था और उसके ऑर्गन से ना उनका एक अलग सा लगाव हो गया। उसको ऐसा फील होता था कि इन पे उसका पूरा कंट्रोल है और वो उसे बहुत ज़्यादा उसको रश एक महसूस करवाती थी, हैप्पीनेस रश उसका फील होता था। लेकिन कुछ ही समय में उस घर से अब जानवरों के मरे हुए जानवरों की स्मेल आने लगी, उनकी स्किन की। तो उसके डैड ने उन्होंने उसकी हॉबी को छुड़वाने की बजाय उसे एक टेक्निक बताई जिससे कि एनिमल्स की हड्डियों को ब्लीच से कैसे साफ किया जाता है और एसिड से उन्हें किस ब्लीच और एसिड से उन्हें कैसे क्लीन किया जाता है। पर जेफरी के लिए ये सिर्फ एक अब आप कह सकते हो कि एक साइंस एक्सपेरिमेंट नहीं रह गया था, उसकी क्यूरियोसिटी नहीं रह गई थी, ये उसके लिए एक डार्क फैंटेसी में बदलती जा रही थी। जैसे ही जेफरी ने अपनी टीनेज में एंटर किया तो उसकी इस फैंटेसी ने जो उसने एक बिल्कुल ही अलग सा टर्न ले लिया बिकॉज अब जेफरी उन जानवरों के इंटरनल ऑर्गन्स को देखकर मैस्टरबेट करने लगा था, जिसे हम मेडिकल भाषा में स्पैक्नोफिलिया नाम के एक डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं कि किसी भी लिविंग बीइंग के इंटरनल ऑर्गन के साथ किसी का लगाव हो जाना। अब जब जेफरी 14 साल का हुआ, एक तो उसने स्पैक्नोफिलिया की तरफ उसका रुझान ज़्यादा हो गया था कि वो जानवरों के इंटरनल ऑर्गन के साथ मैस्टरबेट करने लगा था। 14 साल की उम्र में जेफरी की लाइफ में काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आए थे। पहला कि वो एक अल्कोहलिक बन गया था, दूसरा उसने अपनी सेक्सुअलिटी को डिस्कवर कर लिया था कि दैट ही इज अ गे। तो अब उस एनिमल इंटरनल ऑर्गन्स की फैंटेसी की बजाय अब वो जब भी मैस्टरबेट करता था उसके दिमाग में यही आता था कि काश मेरे पास किसी लिविंग बीइंग के इंटरनल ऑर्गन्स हों जिसके साथ मैं मैस्टरबेट कर सकूं या अपनी हर सेक्सुअल फैंटेसी को पूरा कर सकूं। कितना वियर्ड है ना। पर जेफरी के लिए ये बिल्कुल भी वियर्ड नहीं था, उसके लिए तो ये एक सेक्सुअली फैंटेसी थी। अब बात करते हैं 1978 की। अब जेफरी 18 साल का हो गया था और उसकी फैंटेसीज उसके बैकग्राउंड में चल रही थी। लेकिन अब यहाँ पे उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि अब उन्हें डिवोर्स चाहिए। तो डिवोर्स फाइनलाइज हुआ
उसके डैड तो ऑलरेडी घर छोड़ के जा चुके थे, लेकिन उसकी मॉम को जेफरी और उसके छोटे भाई की कस्टडी मिली थी। लेकिन फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न एक दिन जेफरी की मॉम उसके छोटे भाई को लेकर जेफरी को बिना बताए चली जाती हैं और शायद उन्होंने उसके फादर को भी ये बताया नहीं था कि शी इज़ मूविंग आउट विदाउट जेफरी। तो अब उस घर में जेफरी अकेला था और इस इस बात का ट्रॉमा उसे एक अलग तरह से हिट किया था, क्योंकि एक साइकियाट्रिस्ट के मुताबिक ये एक ऐसा टाइम था जब उसके अंदर एक और डिसऑर्डर ने जन्म लिया, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि किसी अपने के दूर जाने का डर इतना ज़्यादा हो जाता है कि इंसान कुछ भी करके जिस इंसान से उसको लगाव हो जाता है, उसे अपने पास रखता है, चाहे उसे मारना ही क्यों ना पड़े। और आगे यही हुआ। अब लाइफ में अकेला होने के बाद जेफरी अब एक पार्टनर की तलाश में था, लेकिन लैक ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन और कह लो सोशल एंग्जाइटी की वजह से वो ज़्यादा लोगों से बात कर नहीं सकता था। तो उसने कई हाइकर्स को स्टॉक करना शुरू किया और कई बारी तो उसका ये प्लान होता था कि वो किसी भी हाइकर के सर पे एक बेसबॉल बैट मारे और उन्हें बेहोश करके अपने घर ले आए, बट उसने कभी इन अर्जेस पे एक्ट नहीं किया। फिर 1978 जून में उसे एक हाइकर दिखता है जिसका नाम था स्टीवन हाइक्स। जेफरी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था बिकॉज कहते हैं जेफरी बिल्ड काफ़ी मस्कुलर था। और एक दिन जेफरी ने अपनी कार से उसे लिफ्ट देने के बहाने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया। उसने जेफरी को कहा कि वो एक कॉन्सर्ट में जाना चाहता है, तो जेफरी ने बोला हाँ मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूंगा, तो तुम मेरे साथ चलना। और बातों बातों में जेफरी ने कहा कि अभी तो कॉन्सर्ट के लिए काफ़ी टाइम पड़ा है, तो ऐसा करते हैं मेरे घर पे चलो और हम वहाँ पे थोड़ी देर अपना बियर वगैरह पियेंगे, जब कॉन्सर्ट का टाइम हो जाएगा तो मैं तुम्हें वहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। एंड स्टीवन हाइक्स वाज ओके विद इट, तो वो उसे अपने घर ले गया। अब वो और जेफरी वहाँ ड्रिंक वगैरह कर रहे थे। जैसे ही टाइम पास आया तो स्टीवन हाइक्स ने बोला कि अब मुझे यार कॉन्सर्ट छोड़ के आओ बिकॉज आई एम गेटिंग लेट राइट नाउ, है ना। तो जेफरी को इतना गुस्सा आया कि उसने फर्श पे पड़ा एक डंबल उठाया और उससे स्टीवन हाइक्स की हत्या कर दी। ये उसका पहला मर्डर था और ये बिल्कुल एक एग्रेसिव मोड में हुआ था। लेकिन उसके बाद जेफरी पैनिक कर गया, लेकिन ड्यू टू हिज नॉलेज अबाउट एनिमल ऑटोनॉमी उसको उस बॉडी को ठिकाने लगाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। पहले उसने उसकी डेड बॉडी के साथ अपनी फैंटेसीज पूरी की, अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज को पूरा किया, जिसको हम एक और डिसऑर्डर के साथ जोड़ते हैं, नेक्रोफिलिया, बेजान शरीर के साथ अपनी सेक्सुअल अर्जीज को पूरा करना। फिर उसने उस बॉडी को डाइसेक्ट किया, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और उससे डंप करने के लिए अपनी गाड़ी में रखा। वो जब जा रहा था तो उसका लक हो या बैड लक कि उसे एक पुलिस वाले ने रोक लिया रास्ते में और उसने बहुत ही नॉर्मल तरीके से कॉन्वर्सेशन के बीच में बोला कि ये तो कचरा है, मैं ये फेंकने जा रहा हूँ बिकॉज मुझे कल अपने कॉलेज के लिए निकलना है। तो उस पुलिस वाले ने उसका बिलीव कर लिया और उसे जाने दिया। लेकिन अब जेफरी घबरा चुका था और उसने यूटर्न लिया, वो घर आ गया। वही जो उसके फादर ने उसे बताया था कि हाउ टू डिस्पोज अ बॉडी और उसकी स्मेल को किस तरह छुपाना है, उसने उस बॉडी को एसिड से वॉश किया, उसके ऑर्गन्स को भी उसी ड्रम में डालकर उसकी जो लेफ्ट ओवर्स थे उनको अपने ही घर की बैकयार्ड में गाड़ दिया। ये उसका पहला विक्टिम था। जब पुलिस वाले ने उसे पकड़ा तो हो सकता था कि अगर वो थोड़े से स्ट्रिक्ट होते या चेकिंग करते तो जेफरी पकड़ा जा सकता था। अब स्टीवन के मर्डर के बाद जेफरी और भी डिस्टर्ब रहने लगा था। उसने अल्कोहल का यूज करना भी बहुत ज्यादा शुरू कर दिया था और साथ में कुछ ड्रग्स भी लेने लग पड़ा था। एक दिन जब उसके डैड उससे मिलने आए तो उन्होंने देखा कि घर बहुत ही बुरी हालत में था, एकदम मेस्ड अप था। और उन्होंने देखा कि पूरे घर में शराब की बॉटल्स हैं, बियर के कैंस हैं, कई जगह ड्रग्स भी पड़े उनको मिले। तो उन्होंने उसका एडमिशन एक कॉलेज में करवा दिया, ये सोचकर कि शायद उसकी सराउंडिंग चेंज होने के कारण वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे भी वो 6 महीने से ज़्यादा टिक नहीं पाया बिकॉज वहाँ पर वो अपने हॉस्टल के रूम में ही शराब पीकर पड़ा रहता था और उसकी अटेंडेंस कम होने के कारण कॉलेज ने उसे एक्सपेल कर दिया। जब जेफरी कॉलेज से एक्सपेल होकर घर वापस आया तो उसके डैड ने उसे सुधारने के लिए यूएस आर्मी एकेडमी में एडमिशन करवा दिया कि शायद वहाँ पे जो उसकी ये जानवर वाली लाइफ है ये सुधर जाएगी। तो उस एकेडमी में उसने मेडिक की ट्रेनिंग ली, जिसके बाद उसे वेस्ट जर्मनी में डिप्लॉय किया गया। लेकिन वहाँ पे भी जेफरी का रवैया सुधरा नहीं, उल्टा वो और बिगड़ गया। और अब तो उसके पास एक नया हथियार था, नॉलेज ऑफ मेडिसिन, जिससे वो गलत कामों में यूज़ करने लग पड़ा था। जैसे कि उसने अपने 2 फेलो ऑफिसर्स को उनके ड्रिंक में नीम की गोलियां मिलाकर दी और उन्हें मोलेस्ट किया। और वहाँ पर भी जेफरी कुछ खास टिक नहीं पाता बिकॉज अपने शराब पीने के कारण वो अपनी ड्यूटीज़ को भी अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब जेफरी पे इंक्वायरी हुई तो मोलेस्टेशन के चार्जेस तो हटा दिए गए थे उसके ऊपर से, बट जो उसका अल्कोहलिज्म के कारण उसको जर्नल डिस्चार्ज देकर नॉट सुटेबल फॉर द जॉब का ये टैग लगाकर उससे आर्मी से भी निकाल दिया गया। फिर जब जेफरी वापस आया, अपने डैड के साथ रहने लगा, उसके डैड काफ़ी निराश थे उससे, तो वो काफ़ी जगह जॉब करने लगा। एक थोड़ी देर के लिए वो मायामी में भी रहा।
और वो हर बार जॉब से निकाला जाता था। तो उसके डैड काफ़ी उससे डिसअपॉइंटेड थे। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया एक लास्ट रिज़ॉर्ट के तहत कि अब मैं इसे इसकी दादी के पास भेज दूँगा। उनका नाम था कैथरीन डामर। फिर 1981 के आखिर में फाइनली उसके डैड ने उसे अपनी मदर के घर भेज दिया, जो रहती थी वेस्ट एलिस में। स्टार्टिंग में सब नॉर्मल था। जेफरी अपनी दादी की हेल्प करता था ग्रोसरी लाने में, उनको चर्च भी ले जाता था और उसने काफ़ी हद तक अपनी जो डार्क फैंटेसीज़ थी उस उन अर्जेस को उसने कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन वो अकेलापन ना उसको अंदर से खा रहा था। तो उसने एक दिन क्या किया, एक स्टोर से एक मैनेकिन चुराया और उसे अपने घर ले आया। वो रात को उसके साथ सोता था। उसको जो एक उसका अकेलापन था वो दूर हो रहा था बिकॉज़ उसको ऐसी चीज़ों में हैप्पीनेस मिलती थी जिनमें उनका पूरा कंट्रोल हो। तो शायद उस मैनेकिन को हग करने से उसको ऐसा लगता था कि उसका कंपेनियन, उसका पार्टनर उसके साथ है हर वक़्त। लेकिन एक दिन जब दादी उसके अपने घर की सफाई कर रही थी, तो उन्होंने वो मैनेकिन उठा के फेंक दिया। बिकॉज़ ये कॉन्सेप्ट तब इतना एक्सेप्टेबल नहीं था, तो शायद उसकी दादी को वो पसंद नहीं आया और उन्होंने वो उठाकर फेंक दिया। जब जेफरी अपने काम से लौटा, उसने देखा कि उसका कंपेनियन, उसका पार्टनर उसके रूम में नहीं है, तो उसने चीज़ें तोड़ना शुरू किया और वो घर छोड़कर चला गया। इसके बाद जेफरी को ये समझ में आ गया था या उसे लगने लगा था कि उसकी सेक्सुअलिटी को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उसने क्या स्टार्ट किया, वो दादी से छुप के गे बार्स में जाने लगा। वहाँ पे उसको लड़के मिलते थे, वो उनके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होने लगा और उनके साथ मतलब मोटेल्स वगैरह में जाने लगा। लेकिन उसको वो रश नहीं मिल रहा था, उसको उसका वो शायद वो डोपामाइन जो माइंड में होता है वो रिलीज़ प्रॉपर्ली नहीं हो रहा था बिकॉज़ उसकी असली सैटिस्फैक्शन तो तब होती थी जब वो किसी की बॉडी को फुली कंट्रोल कर सके। तो इसी वजह से जेफरी ने अपनी मेडिक की नॉलेज को गलत रास्ते पे लगाया एंड सेम उसने उन लड़कों को उनकी ड्रिंक में ड्रग करना स्टार्ट किया, जिससे वो लड़के अनकॉन्शियस हो जाते थे और वो उनके साथ अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज़ पूरी करके वहाँ से चला जाता था। लेकिन बीच-बीच में कई बार ऐसा हुआ कि उसने कई लड़कों को ओवरडोज़ दे दिया और जिस वजह से वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में मोटेल्स के ओनर्स को मिलते थे। और उसके बाद उसको उन मॉडल से बैन कर दिया जाता था बिकॉज़ ये बात पूरी मशहूर हो चुकी थी कि जो इस पर्टिकुलर लड़के के साथ रूम में जाता है, वो कभी-कभार सीरियस हालत में मिलता है। लेकिन किसी भी क्लब ओनर ने कभी उससे अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट नहीं किया था क्योंकि ये ऐसे जो क्लब्स थे उस टाइम पे वो इलीगली चलते थे और उनके बिज़नेस के लिए अच्छा नहीं था, इसलिए उन्होंने कभी रिपोर्ट नहीं किया। अब जब वो कई मतलब गे बार से भी बैन हो चुका था, अब उसका ऐसा कोई ओपन ग्राउंड था नहीं, तो अब उसने दादी के घर पे ही उन लड़कों को इनवाइट करना शुरू किया। अब उसने थोड़ी-सी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की थी। वो लड़कों को पैसे ऑफ़र करता था और उनको कहता था कि यार मैं तुम्हें ना $100 दूँगा और तुम्हारी कुछ सेक्सी फ़ोटोज़ खींचूँगा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तो घर ले जाने के बहाने उनकी फ़ोटोज़ खींचता था, उन्हें ड्रिंक्स ऑफ़र करता था। जैसे ही वो लड़के उसकी ड्रिंक पीते थे, ऑब्वियसली वो अनकॉन्शियस हो जाते थे, तो वो उन्हें अपनी दादी के बेसमेंट में ले जाता था। बेसमेंट में ले जाकर वो उनके साथ पहले अपनी सेक्सुअल अर्जीज़ को पूरा करता था, अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज़ को पूरा करता था, उसके बाद वो उनका गला घोंट कर उन्हें मार देता था। फिर वो उन्हें कुछ दिन वहीं रखता था और उनकी डेड बॉडी के साथ भी अपनी सेक्सुअल फैंटेसी को पूरा करता था। उसके बाद वो उनकी बॉडी के छोटे-छोटे हिस्से करके उन्हें एसिड में डालकर उनकी बॉडी को डिस्पोज़ कर देता था। ऐसे ही करते-करते दादी के घर पे उसने 3 लड़कों की जान ली। कई फेल अटेम्प्ट्स भी थे, क्योंकि कई बार उसकी दादी को शक हुआ कि जितने भी इसके जो आते हैं वो मुझे बाद में मिलते क्यों नहीं? या मैंने उनकी कभी घर से बाहर जाते देखा ही नहीं। तो ऐसे ही एक लड़का था जिसका नाम था रोनाल्ड फ्लावर्स। वो आई थिंक सो उसे 1998 में जेफरी मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहा था जब दादी ऊपर से मतलब दादी उठकर नीचे आ गई और उन्होंने उसे किसी तरीके से भगा दिया और जेफरी को रोक लिया। उसने पुलिस में भी रिपोर्ट किया था लेकिन पुलिस ने कोई इतना मतलब एक्शन नहीं लिया क्योंकि उसकी बातों पे बिलीव ही नहीं किया उन्होंने। कुछ उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा मैं तो इसे फोटोग्राफ्स के लिए लाया था, इसको पैसे ऑफर किए थे तुझे आया और जेफरी वहाँ बच गया। लेकिन उसी साल 1998 के लास्ट में अनीकू नाम का एक लड़का था। जेफरी ने उसे मोलेस्ट किया और आई डोंट नो व्हाई उसे जाने दिया। वो किसी तरीके से अपने घर पहुंचा और उसके घर वालों ने उसकी हालत को देखा। तो पहले वो उसे हॉस्पिटल लेके गए जहाँ उन्हें पता चला कि इसके ऊपर तो असॉल्ट हुआ। तो जैसे ही उन्होंने वो पुलिस को रिपोर्ट किया, फाइनली पहली बार जेफरी को जेल हुई। उस केस में जेफरी को 1 साल की जेल हुई और 5 साल की प्रोबेशन मिली। जिसके बाद उसकी दादी ने उसके फादर से बात की और उसको उनको बता दिया कि अब मैं इसे नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि ये सब मेरे घर में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो सॉरी मैं आपको बताना भूल गया कि दादी के घर रहते-रहते उसने 3 लड़कों जिनकी जान ली थी, एक में से उसको उसने होटल में मारा था, उसका सेकंड विक्टिम जिसका नाम था स्टीवन तुओमी। उसको वो एक मतलब 5 स्टार होटल में अपने साथ लेकर गया था एंड दोनों ने वहाँ पे ड्रिंक की। तो बाय मिस्टेकन जेफरी ने जो ड्रग उसे भी दिया था वो अपने ग्लास में भी डाल दिया था। इट वाज़ नॉट इंटेंशनल, बाय मिस्टेकन। और उस नशे की हालत में वो उसके साथ इंटीमेट हुआ। पर जब सुबह जेफरी उठा तो उसने देखा कि स्टीवन का गला यहाँ से पूरा कटा हुआ है एंड हर जगह खून ही खून है। बट जेफरी इतना मतलब कॉन्फिडेंट था अपनी हर चीज़ में अपने सबूत मिटाने के लिए, उसने फटाफट सारा रूम साफ किया, उसकी बॉडी को एक जगह रखा, एक बैग वो बाहर से लेकर आया, उसकी बॉडी को पैक किया बैग में, वापस बाहर लेकर गया और उसकी बॉडी को डंप कर दिया और फिर उसकी वो अर्जेस और ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके बाद उसने जेम्स को और रिचर्ड को, दोनों को दादी के घर पे मारा था। 1989 के आखिर में
दादी ने जेफरी को अपने घर से निकालने का फैसला कर लिया और उसके डैड भी उससे काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुके थे बिकॉज पहले कॉलेज, फिर आर्मी, फिर कहीं जॉब पे नहीं, अब दादी के घर से भी मतलब बाहर निकाला जा रहा है। तो उन्होंने कहा बेटा नाउ यू आर ऑन योर ओन, खुद कमाओ, खुद खाओ, मरो भाड़ में जाओ। फिर अब उसको उसके डैड से कोई हेल्प मिली नहीं, फाइनेंशियली वो ब्रोक था, इसलिए उसने मिल्वॉकी में एक सस्ता सा अपार्टमेंट लिया, ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट बिल्डिंग थी। वहाँ पे उसने अपार्टमेंट नंबर 213 रेंट पे लिया और पास ही में एक चॉकलेट फैक्ट्री थी जहाँ पे उसने एज अ मिक्सर जॉब की। अब जेफरी पे कोई रोक टोक नहीं थी, इसलिए अब वो अपने विक्टिम्स को सिलेक्ट करता था। उसने उन लोगों को टारगेट किया जो कि गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे या माइनॉरिटी, मतलब जैसे ब्लैक हो गए, एशियंस हो गए, अपने अफ्रीकन हो गए, जिनकी पुलिस उस वक्त ज़्यादा बात सुनती नहीं थी क्योंकि पुलिस सिर्फ इजीली वाइट मेल्स की बात पे भरोसा कर रही थी उस टाइम पे, और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को तो वो देखते भी नहीं थे, उनकी कंप्लेंट्स को ज़्यादा सीरियसली भी नहीं लेते थे। जिस तरह अब उसका बेसिक फंडा ये था कि वो लोगों को पैसे ऑफर करता था। पैसे ऑफर करने से एक तो लोगों का भरोसा इजीली जीता जा सकता है। फिर वो लोगों को कहता था कि यार तुम मेरे घर चलो और मैं तुम्हारी वही फोटोज लूंगा, वही पुराना घिसा पिटा, लेकिन वो उन्हें अपने घर लाने में कामयाब रहता था। जब वो उसके साथ उसके घर पहुंच जाते तो वो उनको ड्रिंक्स ऑफर करता। ड्रिंक्स ऑफर करने के बाद थोड़ा सा माहौल चिल बनाने के बाद वो उनकी ड्रिंक में ड्रग्स ऐड कर देता। जैसे ही वो अनकॉन्शियस होते वो उन्हें खींच कर अपने बेडरूम में ले जाता और वहां पे उनके साथ उसी बेहोशी की हालत में सेक्स करता। फिर जेफरी का एक बहुत मतलब ना, जेफरी की एक फेवरेट मूवी थी जो वो अपने उन विक्टिम्स, हर विक्टिम को दिखाता और खुद भी मतलब दिन में 4-4 5-5 बार देखता था उन मूवीज को। वो थी एक्सॉर्सिस्ट 3, जिसमें वो विलन था, वो ना मतलब लोगों को ज़ॉम्बी बना के उन पे राज करना चाहता था। जेफरी उसका रोल प्ले करता था मतलब अपने विक्टिम्स के साथ, ब्लू लेंसेज लगाकर उनको उनको आधी बेहोशी की हालत में उनके साथ सेक्स करता, मतलब सेक्स करना, उनको डराना, मतलब एकदम वियर्ड हरकतें उनके साथ हर तरीके से करना। फिर उसके बाद वो उन्हें अपने टॉयलेट में ले जाता था और क्योंकि वहाँ पे वो ज़ॉम्बी बना रहा था, वो जो जेरेमाई कैरेक्टर था, यहाँ पे अब जेफरी का एक्सपेरिमेंट था, ज़ॉम्बी एक्सपेरिमेंट, जिसमें वो अपने विक्टिम्स के सर पे एक इलेक्ट्रिकल ड्रिल से होल करता। फिर इंजेक्शन में हाइड्रोलिक एसिड या बॉइलिंग वाटर भरता और उनकी खोपड़ी में वो इंजेक्शन लगा देता। जिस उसका ये मानना था कि अगर मैं इनके सोचने समझने की शक्ति को किसी तरीके से खत्म कर पाऊँ तो ये एज ज़ॉम्बी मेरे पास ही रहेगा। इसकी कोई डिमांड नहीं होगी, इसका कोई मतलब ये कभी मुझे इससे लड़ नहीं सकेगा, मुझसे दूर नहीं जा सकेगा और हमेशा एक ज़िंदा लाश की तरह मेरे पास रहेगा। मेरा एक परफेक्ट कंपेनियन। लेकिन रिपोर्ट्स का मानना ये है कि वो एक श्रिंक भी बनाना चाहता था जिसको बोलते शैतानी मंदिर, और एक ये ज़ॉम्बी एक्सपेरिमेंट उसका एक फेज़ था। फिर अब ऐसा एक्सपेरिमेंट काम तो करने से रहा, तो कई लड़के तो तड़प-तड़प के वहीं दम तोड़ देते थे। लेकिन जो बच जाते थे, जेफरी उसी हालत में उनके साथ सेक्स किया करता था। सेक्स करने के बाद जब वो मर जाते थे या जितने भी उसके विक्टिम्स एक्सपेरिमेंट के दौरान भी मरे, वो उनकी बॉडीज़ को काटता, जोन-सा भी उनकी बॉडी पार्ट मतलब उसको अट्रैक्टिव लगता है, वो उन्हें निकालता था और उन्हें पका के खाने लग पड़ा। उसने अपने माइंड में ये बना लिया था कि मैं इनको खा रहा हूँ तो ये मेरे अंदर समा रहे हैं और ये सदा मेरे साथ रहेंगे। ये हमेशा के लिए भैया मेरे अंदर चलेंगे और मेरे साथ ही रहेंगे। ऐसी मानसिकता पहले ना कभी देखी गई थी और ना ही मतलब काफ़ी टाइम तक ये चीज़ें, ये कॉमन नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये कॉमन नहीं है। ऐसी मानसिकता आपको नॉर्मल नहीं दिखती है लोगों में। फिर उसने अपने मतलब ना रूम के लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे एक ब्लू कलर का 57 गैलियंस, एग्जैक्ट 57 गैलियन का एक ब्लू ड्रम, जो आजकल इंडिया में बहुत मशहूर है, हमारे यहाँ पे भी लड़के ही मिलते हैं जो लड़कियां मार रही हैं, उस ब्लू ड्रम में हाइड्रोलिक एसिड भर के रखा हुआ। अब उसमें जब वो लड़के मर जाते थे, उनकी बॉडीज को काट फाट के जो बच जाता था उसको वो उस एसिड में डालकर डिजोल्व होने के लिए छोड़ देता। जब वो डिजोल्व हो जाते थे, उनकी बोन्स को निकालकर एज अ ट्रॉफी वो अपने कपबोर्ड में सजाता और उस पानी को अपने टॉयलेट में फ्लश कर देता, जिस वजह से बिल्डिंग में ये मतलब बॉडीज की स्मेल आने लगी, जिनको ना वो कवर करने के लिए रूम फ्रेशनर बहुत यूज करता। अब उन ऑर्गन्स को पका के खाना, सबसे पहले तो उनके साथ मैस्टरबेट करना, देन उनको पका के खाना, ये बहुत ही वियर्ड हो रहा था। लेकिन इसमें एक 14 साल का लड़का था जिसको बचाया जा सकता था। उसका नाम था कॉनरैक और ये उसी अकीनो का भाई था जो जिस मतलब जब इसने जिसका दादी के घर पे रेप किया था और इसको 1 साल की सजा और 5 साल का प्रोबेशन मिला था। ये इसको किसी तरीके से बातों में फंसाकर घर ले आया। फिर इसने उसको ड्रग किया, बेहोश किया एंड बाथरूम में जाकर इसके सर में ड्रिल करके उसके सर में बॉइलिंग वाटर डाल दिया, जिसकी वजह से वो खून से लथपथ हो गया। लेकिन पता नहीं कैसे उस लड़के में इतनी हिम्मत आई कि जब जेफरी उसको उसी हालत में छोड़कर अपने पास की वाइन शॉप से बियर लेने गया था, तब वो किसी तरीके से भाग के बिल्डिंग के नीचे पहुंच गया
नेबर्स ने उसे देखकर पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई, उतनी देर में जेफरी भी वहाँ से आ गया। जेफरी ने बोला, यार ये तो 18 साल का है, बच्चा थोड़ी ना है, और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। सभी सोसाइटी वालों ने बोला कि एटलीस्ट उसके घर पे फ़ोन करके पूछो, चेक करो कि वो किस हालत में, उसके सर से खून क्यों बह रहा है। लेकिन एज़ यूजुअल पुलिस ने इतना ध्यान नहीं दिया और उसको जेफरी के अपार्टमेंट के अंदर छोड़ा है। अब जेफरी को पता था कि सारी सोसाइटी उसके बारे में पूछेगी, तो जेफरी ने उसे उसी वक्त गला घोट कर मार दिया और उसकी बॉडी को डिस्पोज कर दी। उस लड़के को बचाया जा सकता था। अब जब आप पहुंचे उसके अपार्टमेंट तक, तो उसे चेक क्यों नहीं किया? लेकिन वो कहते हैं ना कि बुराई चाहे जितनी भी आगे निकल जाए, लेकिन एक दिन उसका अंत जरूर होता है। तो फाइनली अब वो दिन आता है जब जेफरी डामर को अरेस्ट किया जाता है। सेम मॉडस ऑपरेंडी, सेम तरीके से वो एक ट्रेसी एडवर्ड नाम के लड़के को अपने साथ अपने अपार्टमेंट में लेकर आता है। लेकिन ट्रेसी को अपार्टमेंट में एंटर होती शक हो रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो जेफरी उसे जो भी ड्रिंक ऑफर करता है वो उसे पीता नहीं, वो उसे फेंकता जा रहा था। फिर उसके कहने पर, जेफरी के कहने पर, ट्रेसी उसके साथ उसके रूम में जाता है और वो जैसे ही बेड पे लेटता है, ट्रेसी के हाथ पे डामर हथकड़ी पहना देता है और वो कहता है अभी क्यों, अभी तो एंजॉय स्टार्ट हो, उसको बातों में लगाए रखता है। जब वो अपना मौका देखता है तो उसे पंच करता है और वहां से भाग जाता है। जैसे ही वो भागता है तो जेफरी एकदम शांत होकर बैठ जाता है, वो बिल्कुल पैनिक नहीं करता। ट्रेसी वहां से भागता है और बेहोशी की हालत, घबराया हुआ, क्योंकि हाथापाई तो हुई थी, तो वो भागता भागता पुलिस की गाड़ी के आगे जम कर देता है। जैसे ही पुलिस गाड़ी रोकती है, वो उतरती है और उससे पूछती है कि तुम्हारी ये हालत किसने की? तो वो बताता है कि ही विल किल मी, ही इज अ फकिंग मॉन्स्टर। पुलिस उसके साथ चेक करने जाती है। पुलिस जब पहुंचती है और एक रूटीन चेकअप के बहाने उसके घर के अंदर घुसती है, तो पुलिस की इंस्टिंक्ट पहले ही स्ट्राइक हो जाती है कि स्मेल कहाँ से आ रही है। तो उसने कहा कि यार मेरा फ्रिज खराब हो गया था, उसमें नॉनवेज था, जो वो स्टोरी सबको सुनाता था, तो उस वजह से अंदर बहुत स्मेल है। लेकिन पुलिस थोड़ी सी और इन्वेस्टिगेशन करती है। पहले पुलिस उसके जो ड्राइंग रूम के ड्रॉर्स होते हैं वो खोलती है और उसमें फोटोज देखती है, जिसमें पहले लड़कों की फोटोज आती हैं ऊपर, देन थोड़ा सा नीचे जाती है जिसमें डेड बॉडीज की फोटो आती है, फिर उसकी फोटोज आती हैं जिसमें उन डेड बॉडीज के साथ नेक्रोफिलिया कर रहा है, फिर उन बॉडी को काटते हुए वो अपनी फोटोज लेता था, वो भी फोटोज, फिर उन बॉडीज के ऑर्गन्स को अपने हाथ में लेकर जब वो देखता था उनकी फोटोज, साथ में वो पुलिस वाला कहता है अरेस्ट दिस मैन। तो उनका जो पार्टनर होता है वो जेफरी को हथकड़ी लगा के फाइनली अरेस्ट कर लेता है। ऐसा क्राइम अमेरिका की हिस्ट्री में कभी हुआ ही नहीं कि एक आधी चीज होती है कि यहाँ कोई मर्डर होता है या कोई किसी को मारता है, किसी को मारने का शौक है, लेकिन नेक्रोफिलिया भी है, फिर कैनिबलिज्म भी है, फिर उसको अपना ज़ॉम्बी एक्सपेरिमेंट भी करना है, श्रिंक भी बनाना है। चलो बहरहाल फिर जब वो आगे इन्वेस्टिगेट करते हैं तो कपबोर्ड खोलते हैं तो उसमें कितनी 7 से 8 खोपड़ियाँ पड़ी हुई थी। जैसे ही वो ड्रम को चेक करते हैं तो उसके अंदर 3 बॉडीज थी जो डिस्पोज होने के लिए, डिस्पोज होने के लिए रखी हुई थी। फिर जब उस क्राइम सीन को और इन्वेस्टिगेट किया गया, फ्रिज खोला गया। जैसे ही वो फ्रिज खोला तो उसके अंदर एक पूरी खोपड़ी रखी हुई थी विद आईज ओपन एंड ऑल। फिर जब जेफरी को कोर्ट ले जाया गया तो उसने अपने सारे जुर्म कबूल किए और उसे 15 लाइफ सेंटेंसेस की सजा हुई। लेकिन जेल में भी जेफरी को अपनी गलतियों पर कोई खास पछतावा नहीं था, उसे कोई रिमोर्स नहीं था, बिकॉज कहा जाता है कि वो जेल में जब खाना लेता था तो उनने एक बॉडी ऑर्गन्स की, ह्यूमन के इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स की तरह शेप करता था, उसके ऊपर वो रेड सॉस डालकर ना उन्हें दिखाता था कि ये देखो मैं बॉडी ऑर्गन खा रहा हूँ। इस तरह से वो अपने इनमेट्स को डराया करता था। ये मानसिकता उसकी अब उसे एक हैवान बना चुकी थी, मॉन्स्टर कह लो, हैवान कह लो, जो अब बदलने नहीं वाला था। 1994 में क्रिस्टोफर नाम का एक कैदी था जो अपने आप, वो भी मेंटली ना डिस्टर्ब था, बिकॉज उसको ऐसा लगता था कि वो भगवान का फरिश्ता है और उसको भगवान ने सही काम करने के लिए भेजा है। एक दिन ऐसे ही ड्यूटीज लेते लेते क्रिस्टोफर ने जेफरी के साथ एक जिम का कंपाउंड साफ करने की ड्यूटी ले ली। जब उसने जेफरी से बात करना स्टार्ट किया और उसने उससे पूछा कि क्या तुमने सच में एक 14 साल के लड़के की हत्या की इतने बुरे तरीके से, तो उसने कहा हाँ। तो क्रिस्टोफर से कंट्रोल नहीं हुआ, उसने एक डंबल लिया, जेफरी के सर पे उसने एकदम से अनलीश होकर बैन करना शुरू किया। जेफरी ने कोई रेजिस्ट नहीं किया, उसे पता था कि अब उसकी मौत आ गई और अब उसे सुकून मिल जाएगा। उसने जेफरी को उस डंबल से मार दिया, उसका सर पूरा खोल दिया। लेकिन मेरा मानना है दिस इज अ सर्कल ऑफ लाइफ। जेफरी ने अपना पहला मर्डर एक डंबल से किया था और उसकी खुद की मौत भी एक डंबल से हुई। इसे कोइंसिडेंस कहो या सर्कल ऑफ लाइफ, बट एक स्ट्रेंज कोइंसिडेंस तो जरूर है। उसके बाद जेफरी की मॉम ये चाहती थी कि जेफरी का दिमाग रिसर्चर्स को दे देना चाहिए ये जानने के लिए कि जेफरी ऐसा क्यों बना, बट उसके डैड उस चीज के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका कहना था कि अब जेफरी जा चुका है तो उसे अब जाने देना चाहिए, उसको उसको एकदम से इस दुनिया से फ्री कर देना चाहिए। तो उसका भी केस चला, तो 1995 में कोर्ट ने जेफरी के डैड के हक में फैसला सुनाया और जेफरी के ब्रेन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लेकिन उन विक्टिम्स का क्या हुआ? उन विक्टिम्स की फैमिली को तो इंसाफ भी नहीं मिला, क्योंकि जेफरी ने कभी अपनी सजा पूरी नहीं की।
उनकी फैमिलीज़ का तो ये हाल था कि उनको अपने बच्चों की लाश तक नहीं मिली। खोपड़ियों से थोड़ा ना पहचानेंगे कि कौन-सा उनका बच्चा है। फिर भी कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि जेफरी का जो भी सामान है, उसे सेल करके उसकी फैमिली को कॉम्पेंसेट किया जाए। तो लोग तो भाई इन चीज़ों में भी लाइन लगा के खड़े हो गए कि हम खरीदेंगे, हम खरीदेंगे। तो एक लोकल कम्युनिटी थी, उन्होंने $4 लाख रेज़ किए और जेफरी का सारा सामान ऑक्शन से पहले ही खरीद लिया और उससे उनकी फैमिली को कॉम्पेंसेट किया गया। और उस सोसाइटी का भी ऐसा कुछ नहीं था कि वो सारा वो उन चीज़ों को कोई सजा के रखना चाहते थे। उनका फ़ोकस ये था कि ऐसे इंसान की कोई भी चीज़ या कोई भी निशानी किसी इंसान के हाथ में ना आ जाए और उस पे भी उस चीज़ का प्रभाव ना पड़े। तो उन्होंने एक सीक्रेट जगह जाकर उसके सामान को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इस तरह खत्म हुई जेफरी डामर की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? क्या ये कोई साइकोलॉजिकल ईविल था या कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा? क्योंकि ये एकदम वियर्ड स्टोरी है, जो इसके अलावा मैंने कहीं और सुनी ही नहीं थी। तो आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी और अपने ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जेफरी ने ऐसा क्यों किया होगा। लेकिन जेफरी डामर की कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं है। ये एक सिस्टम का फेलियर है। ये पुलिस डिपार्टमेंट का फेलियर है, जो कई बारी मतलब डामर की फेस टू फेस आए, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाए। और 14 साल का एक बच्चा जो आपके सामने इतनी बुरी कंडीशन में, आपने उसकी एज वेरीफाई नहीं की, आपने उससे कुछ नहीं पूछा या उसको हॉस्पिटल में क्यों नहीं भेजा जिस हालत में वो था, और आपने उसी इंसान को उसे वापस कर दिया जिसके अपार्टमेंट से वो भाग के आ रहा था। और भी कई ऐसे मतलब जैसे उसके पेरेंट्स की पेरेंटिंग, कि कैसे मतलब वो एक 18 साल के टीनेजर को उसकी माँ छोड़कर भाग सकती है, राइट? उसके फादर जो खुद तो मूव ऑन कर गए लेकिन उसे वहीं छोड़ गए। और भी मतलब कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से डामर ऐसा बना, लेकिन क्राइम किसी चीज का जवाब नहीं है। 17 परिवार एक संकी की सनक के कारण बर्बाद हो गए। ये अनएक्सेप्टेबल है। तो गाइस आपको क्या लगता है? गाइस आपको क्या लगता है, अगर उस 14 साल के लड़के की बात मानकर वो जेफरी को अरेस्ट करती तो क्या ये सिलसिला रोका जा सकता था? या फिर जिस तरह उसकी मदर का कहना था कि उसके ब्रेन को हमें रिसर्चर्स को सौंप देना चाहिए, तो क्या हमें कभी पता चलता कि वो ऐसा क्यों बना? या फिर जब उसे आर्मी से निकाला गया तो सिर्फ अल्कोहलिक का टैग नहीं, उस पे वो मोलेस्टेशन के भी चार्जेस लगते, तो शायद उसे कोई साइकियाट्रिक हेल्प मिल पाती। आपकी क्या राय है? मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, बिकॉज़ जितना आप मेरी वीडियोज़ को पसंद करेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं रोज़ न्यू वीडियोज़ लाऊँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ क्राइम क्रॉनिकल्स। राम राम।